वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का आगाज करते चलें और खबरों के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जनरल वर्कर्स इजलास की। आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान का बल्दियाती इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना बनाने का मुतालबा। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का एमक्यूएम के जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम कह रहे हैं कि 15 जनवरी नहीं बल्कि 15 दिसंबर को इलेक्शन करा दो, लेकिन हल्का बंदियां तो दुरुस्त करा दो। हल्का बंदियां ठीक नहीं हुई तो फैसला हम करेंगे कि इलेक्शन होंगे या नहीं। इलेक्शन का फैसला शहर के वारिसों ने करना है, वफाक या सूबे ने नहीं। हल्का बंदियों में जो तब्दीली की है उसे ठीक करो वरना हम तुम्हें ठीक कर देंगे। गलत हल्का बंदियां करने वालों के हलक में हल्का बंदी फंस जाएगी। हमने इस शहर को बनाया और अब हम ही इस शहर को बचाएंगे। आज हमारे नारों को जमात इस्लामी ने गोद ले लिया है। एमक्यूएम के कारकुनान जीतने और हारने को 2 टके का भी नहीं समझते। इलेक्शन लड़ना मंजिल पर पहुंचने के दरमियान आता है, मंजिल नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान का बल्दियाती इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना बनाने का मुतालबा। कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एमक्यूएम के जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब में कहा कि हम कह रहे हैं कि 15 जनवरी नहीं बल्कि 15 दिसंबर को इलेक्शन करा दो, लेकिन हल्का बंदियां पहले दुरुस्त करवा दो। हल्का बंदियां ठीक नहीं हुई तो फैसला हम करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं। इलेक्शन का फैसला शहर के वारिसों ने करना है, वफाक या सूबे ने नहीं करना। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा कि हल्का बंदियों में जो तब्दीली की है उसे ठीक करो वरना हम तुम्हें ठीक कर देंगे। हल्का बंदियां गलत करने वालों के हलक में हल्का बंदी फंस जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान का हैदराबाद में जनरल वर्कर इजलास का इनेकाद। कारकुनान से खिताब करते हुए कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि एमक्यूएम को परेशान करने वाले आज खुद परेशान हैं। एमक्यूएम को खत्म करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए गए। उनका कहना था कि हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होने चाहिए। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन रास्ते की एक संग मील तो हो सकता है, मंजिल नहीं है। या है तो हम स्टेज पे बैठे हुए लोग अगर इलेक्शन के खौफ से एमक्यूएम को तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो आप मत होने दीजिए और खौफ खत्म कीजिए। किसी के पार्टी को छोड़ के चले जाने में हम इस तरह के इकदामात करके अपने आप को पहले ही कमजोर कर चुके हैं। फैसला करने का दिन आ रहा है और आपको एक बड़े फैसले के लिए बुलाया है आज। वो फैसला ये है, एमक्यूएम ईमानदाराना, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन होगा तो इलेक्शन लड़ेगी और एमक्यूएम इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि पूरे मुल्क में जहां जरूरत है सूबे बनने चाहिए। सूबे के मुतालबे पर कायम है जो कि गद्दारी नहीं है। सूबे के मुतालबे से न कल हटी थी आज की एमक्यूएम, न आने वाले कल हटेगी। और ये मुकदमा, ये मुकालमा, ये मुतालबा जिंदा है और जिंदा रहेगा। वक्त आने पे अपनी शिद्दत को कम या ज्यादा जरूर कर सकता है। हमने कभी दोबारा दीवारों से इन मुतालबों को जो हमने लगाया है मिटाया नहीं है, मिटा कोई और रहा है। पहले तो हम खुद मिटाते रहे ना, याद है? पहले तो एमक्यूएम भी कभी मर्दमशुमारी में धांधली में अदालतों में नहीं गई है। परेशान उनको होना चाहिए था कि ये कौन सी एमक्यूएम है, तो पहले तो नहीं गए, आज जा रहे हैं मर्दमशुमारी के लिए, हल्का बंदियों के लिए, वोटर लिस्ट के लिए, जाली डोमिसाइल के लिए और सिंध के शहरी इलाकों के कोटे की हिफाजत करने के लिए। पहले तो अदालतों का रास्ता नहीं, अब सही रास्ता अपना रहे हैं। डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर ने दावा किया कि कराची और हैदराबाद के आइंदा मेयर हक परस्त होंगे। इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद रहे, जो कि नजर आ रहा है मुझे, मेरा साथी बैठा है यहां, और इलेक्शन में उसी जोश और जज्बे के साथ अगर हम निकले तो इंशाअल्लाह चाहे ये जितनी जरीमेंडरिंग कर लें, जितनी धांधलियां कर लें इलेक्शन के हवाले से, इलेक्टोरल लिस्ट में धांधलियां कर लें, हल्के बंदियों में धांधलियां कर लें, हमें हरा नहीं सकता कोई। अगर मेरे साथी के सारे घर वाले वोट डालने निकल आए
तो इंशाल्लाह आने वाला मेयर हक परस्त मेयर होगा कराची का। जनरल वर्कर इजलास से खिताब करते हुए ख्वाजा एहसानुल हसन का कहना था कि एमक्यूएम पाकिस्तान वाहिद जमात है जिसने मर्दमशुमारी के मामले पर तहरीक इंसाफ और पीडीएम से मुआहिदा किया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और कराची के साबिक मेयर वसीम अख्तर ने बड़ा दावा कर दिया है। वसीम अख्तर का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन में शहरी कौंसलों में हमारी अक्सरियत होगी। जनरल वर्कर इजलास से खिताब में कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुझे मेयर कराची बनाया था, उस वक्त भी मुश्किलात थी। हल्का बंदियों और नौकरियों के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर बात करनी पड़ रही है। वसीम अख्तर ने मजीद कहा कि हमने कोशिश की कि मसाइल हल हों और साजिशों का भी सामना किया। साजिशी टोला नहीं चाहता कि एमक्यूएम पाकिस्तान मजबूत हो। बल्दियाती इलेक्शन में शहरी कौंसलों में हमारी अक्सरियत होगी। साबिक मेयर कराची एमक्यूएम के रहनुमा वसीम अख्तर का दावा। जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब में कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुझे मेयर कराची बनाया था, उस वक्त भी मुश्किलात थीं। हल्का बंदी और नौकरियों के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर बात करनी पड़ रही है। वसीम अख्तर ने कहा कि हमने कोशिश की कि मसाइल हल हों और साजिशों का भी सामना किया। साजिशी टोला नहीं चाहता कि एमक्यूएम मजबूत हो। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात को सिंध हुकूमत टालती रहती है। 3 बार इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इंतखाबात मुलतवी कराए गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुसलसल अपनी मनमानियां कर रही है। कहा कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का इंतजाम पहले से किया हुआ है। इंतजामिया इनके मातहत है। इन लोगों ने अपनी मर्जी से आरोज मुकर्रर किए हैं और सिंध का इलेक्शन कमीशन भी पीपल्स पार्टी के सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। पूरा सिंध तबाहाल हो चुका है और कराची के मकामी लोगों पर मुख्तलिफ सरकारी इदारों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद ये भी कहा कि जितना चाहो लूटो और खाओ, कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुसूसन शहर को अपनी खेती बना रखा है। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम आवाम से राब्ते की मुहिम चला रहे हैं। शहर के मसाइल पर अगर कोई जमात आवाज उठा रही है तो वो जमात इस्लामी है। कराची का कोई वारिस नहीं। तमाम मजबूरों को भी ये देखना पड़ेगा कि वो मुत्तहिद हों, अपनी जेन्युइन लीडरशिप में मुत्तहिद हों, न तासुबात में आए, न वडेरा शाही के जेर असर आए। अल्लाह पर तवक्कुल करके ये मुत्तहिद हों तो इंशाअल्लाह इन सब से हम निमट लेंगे जो हमें डुबोते हैं। इसलिए मैं अंदरून सिंध के लोगों को भी ये वाज़ेह मैसेज देना चाहता हूं कि अब इस चुंगल से निकलें। आपको डुबोने वाले आप ही के नाम पर सियासत कर रहे हैं और फिर मजीद माल खा रहे हैं। जमात इस्लामी इन सब का मुकदमा लड़ रही है। हमने खिदमत की है, हमने रेस्क्यू का काम किया, हमने रिलीफ का काम किया, हम रिहेबिलिटेशन इस वक्त कर रहे हैं। बहाल करने के लिए अपने तई जो कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कराची में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की गैर कानूनी तकर्री खत्म क्यों नहीं की जाती। इसे खत्म किया जाए जो कराची को तबाह करने का बाइस है। लूट मार का बाजार गर्म है। हम लूट मार के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में जाएंगे। ये हमारी जेबों पे डाका मार कर जिस तरह से लूट मार एडमिनिस्ट्रेटर की क़यादत में और वजीर बल्दियात और पूरी सिंध हुकूमत की क़यादत में हो रही है तो हम कहाँ जाएं, किससे बात करें। इस वक्त जितनी सड़कें बन रही हैं मटीरियल इसका नाकिस है, गैर मेयारी काम है और चंद दिनों में ये सड़कें टूट जाती हैं। तो 1500 करोड़ रुपए होते हैं, ये 15 अरब रुपए। 1500 करोड़ रुपए का हाल इस वक्त ये है कि इसमें करप्शन ही हो रही है, लूट मार हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई ने भी 3.5 सालों में कराची को कुछ नहीं दिया। अवाम पानी को तरस रहे हैं। हम कराची के हक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। सिंध के सूबा इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की जेर सदारत बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी और इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ईज राजा तारिक चांडियो की इंतजामात के हवाले से सूबा इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान को ब्रीफिंग। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद इमरान और SSP ईस अब्दुल रहीम शिराजी ने भी इकदामात से उन्हें आगाह किया। सूबा इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की जेर सदारत बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी और इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ईस राजा तारिक चांडियो के इंतजामात के हवाले से सूबा इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान को ब्रीफिंग। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद इमरान और SSP ईस अब्दुल रहीम शिराजी ने भी इकदामात से उन्हें आगाह किया।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि हालिया बारिश और सैलाब ने पाकिस्तान में बहुत तबाही मचाई। पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। पाकिस्तान मौसमियाती इंसाफ चाहता है, खैरात नहीं। ये तल्ख हकीकत है कि जो पाकिस्तान में हुआ वो यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुआ गो हूँ कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ है वो किसी दूसरे मुल्क के साथ ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हालिया सैलाब ने पाकिस्तान में बहुत तबाही मचाई। पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। पाकिस्तान मौसमियाती इंसाफ चाहता है, खैरात नहीं। ये तल्ख हकीकत है कि जो पाकिस्तान में हुआ वो यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा। दुआ गो हूँ कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो किसी भी दूसरे मुल्क के साथ ना हो। Rep sitting in front of me, I know them by their faces. Some are not here. But I want to say in no uncertain terms that this contribution on your part was most valuable in this hour of need. And then, of course, within Pakistan, philanthropists, they came forward and contributed immensely to support our brothers and sisters in Sindh and Balochistan and other parts of Pakistan. Of course, provincial governments did a remarkable job, particularly government of Sindh led by Chief Minister Shah Sahab and in Balochistan Chief Minister Bazindo Sahab, and of course other provincial governments as well, along with NDMA and PDMAs. And what Foreign Minister Bilawal Bhutto was able to reflect at international forums along with Sherry Rahman Sahiba, and a remarkable job done by our Information Minister to make all this happen, was a reflection of what provincial governments and these institutions had done back home during those trying months, June, July, August, September. Those of you who have been to these places, I know our foreign friends have been there. It was nothing but sea flowing all over. And houses and villages and cities completely inundated, submerged. And at that time, the people of Pakistan, federal government and provincial governments and related institutions did a remarkable job. वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि पाकिस्तान को हालिया बारिशों से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। दुनिया के बहुत से खित्ते मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हो रहे हैं। कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों को इंसानी हलाकतों का हरगिज़ सबब नहीं बनने दिया जा सकता। आइंदा मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक फैसला कुन है। मौसमियाती तब्दीली से जो पाकिस्तान में नुकसान हुआ वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान को हालिया बारिशों से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। दुनिया के बहुत से खित्ते मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हुए। मौसमियाती तब्दीलियों को इंसानी हलाकतों का सबब नहीं बनने दिया जा सकता। कहा कि आइंदा दिहाई मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक फैसला कुन है। मौसमियाती तब्दीली से जो पाकिस्तान में हुआ वो सिर्फ यहां तक महदूद नहीं रहेगा। बात करेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जूलियन हार्नेस की मुलाकात हुई। सिंध के सैलाब की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के तेज अजला को बारिश और हालिया सैलाब की आफत ने बुरी तरह मुतासिर किया। कहा कि 557 पक्के घर और 13 लाख कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। घरों की तामीर के लिए 570 बिलियन रुपए की जरूरत है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मिस्टर जूलियन हार्नेस की मुलाकात हुई, जबकि मुलाकात में सिंध की सैलाब की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। मुराद अली शाह ने इस मौके पर कहा कि सिंध के तेज अजला को बारिश और सैलाब की आफत ने बुरी तरह मुतासिर किया। 557 पक्के घर और 13 लाख कच्चे मकानात को भी नुकसान पहुंचा। मुराद अली शाह का मजीद ये भी कहना था कि घरों की तामीर के लिए 570 बिलियन रुपए की जरूरत है। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध के वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत BRT येलो लाइन से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जबकि प्रोजेक्ट पर पेश रफ्त का जायजा लिया गया। जाम सादिक ब्रिज के साथ येलो लाइन के लिए नए ब्रिज की तामीर के बारे में भी ब्रीफिंग की गई, जबकि शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हम चाहते हैं कि नए पुल की तामीर का जल्द अज जल्द आगाज हो। सूबाई वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची के शहरियों के लिए जदीद सफरी आसानियों के हुकूमती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। हम चाहते हैं कि नए पुल की तामीर का काम जल्द अज जल्द शुरू हो। BRT येलो लाइन प्रोजेक्ट से इजलास की सदारत करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि तामीर और मुरम्मत के काम के आगाज पर जाम सादिक पुल पर हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद की जाए। पुल की तामीर के साथ दाऊद चौरंगी और इंडस बस डिपो की बाउंड्री वॉल के काम का भी आगाज किया जाए। बस डिपो के लिए एलिवेटेड बनाए जाए, जबकि शहर में जमीन मिलना मुश्किल है। MD मास ट्रांजिट अथॉरिटी जुबैर चन्ना ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि नया ब्रिज 1 किलोमीटर तवील होगा। मौजूद जाम सादिक पुल और नए ब्रिज में 5 मीटर का फासला है। PC1 के मुताबिक पुल की तामीर 24 माह की मुद्दत में मुकम्मल कर ली जाएगी। नए पुल की तामीर के बाद मौजूदा जाम सादिक ब्रिज की मुरम्मत और बहाली की जाएगी। जाम सादिक ब्रिज की तामीर का 1988 में आगाज हुआ था। ये पुल 30 साल से शहरियों को आमद-ओ-रफ्त की सहूलत फराहम कर रहा है। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख, MD मास ट्रांजिट अथॉरिटी जुबैर चन्ना, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमीर फसन, नैस पाक और डार्क कंसल्टेंट के भी शरीक थे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान व एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची को ग्रीन सिटी बनाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहे हैं। शहर को सरसब्ज़ शादाब बनाना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुखालिफिन का काम तनकीद करना है, हम काम करते रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने क्लिफ्टन बोट बेसिन पर वाजिद शमशुल हसन फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। पार्क में झूलों के अलावा बास्केटबॉल की सहूलियात भी दस्तयाब है। इफ्तिताही तकरीब में उन्होंने कहा कि KMC के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों पार्क कायम किए जा चुके हैं। शहरियों के लिए हमारा टारगेट है कि इस तरह की पब्लिक स्पेसेस को अपनाएं, इनको ओन करें, और ये जो हमारी कोशिश है कि शहर के जो पब्लिक मकामात हैं, पार्क्स हैं, उनको जो रिहैबिलिटेट करिए, चाहे वो KMC कर रही हो, DMC कर रही हो, KDA कर रही हो, उनको लोकल जो आबादी है वो उसको ओन करे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पार्क्स बन जाते हैं, प्लेग्राउंड बन जाते हैं, बट उसके बाद उसको लुक आफ्टर नहीं किया जाता। और इसलिए मैं बार बार इंतज़ामिया से कहता हूँ कि जो लोकल आबादी है, जो आस पास वहाँ लोग बसते हैं, उनको ऑन बोर्ड लें, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें, ताकि वो जो शहरी हैं वो आपके इनिशिएटिव को समझ सकें, उसको महसूस कर सकें और उसको अपनाएं। जितना शहरी उस इनिशिएटिव को ओन करेंगे उतना आसान होगा DMC के लिए, KMC के लिए, KDA के लिए, ये मुख्तलिफ इंतजामिया के इदारों के लिए। इफ्तिताही तकरीब में KMC अफसरान एडमिनिस्ट्रेटर साउथ असमा नवाब और म्युनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख ने बताया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में तरक्याती काम चल रहे हैं। ये नया तोहफा DMC साउथ की आवाम को देने जा रहे हैं। क्लिफ्टन में आप देखें कि ये तकरीबन 15th पार्क है जो इनॉग्रेशन होने जा रहा है जिसका, और मुबारक हो गवर्नमेंट को, DMC साउथ के पूरी टीम को, पार्क्स डिपार्टमेंट को, डायरेक्टर पार्क्स, MC साउथ, सब ने बड़ी मेहनत की है इस पे। आज जो हम इफ्तिताह कर रहे हैं, मुर्तज़ा साहब ने जो इफ्तिताह कर रहा है, उसके लिए आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफा है।
क्लिफ्टन बोट बेसिन के इलाके में बनने वाले वाजिद शमशुल हसन फैमिली में खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक भी बनाया गया है। फैमिली पार्क का विजिट करते हुए मुर्तजा वाब का मजीद कहना था कि हमें इस शहर को ओन करना है, अपने शहर को साफ सुथरा रखना और दरख्त पौधे लगाना हमारी जिम्मेदारी है। शहरी इदारों के अलावा इलाका मकीनों ने भी इतराफ में कायम पार्क को साफ रखना है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ इदरीस अनाई, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद इम्तियाज अली शाह कहते हैं कि यहाँ कचरा कुंडियाँ 2 शिफ्ट में साफ करें। जो कचरा कुंडियाँ सड़क के किनारे कायम हैं उन्हें फौरी तौर पर हटाया जाए। 10 दिन के बाद तमाम इलाके का दोबारा विजिट करके सफाई सुथराई की सूरत हाल को चेक किया जाएगा। नॉर्थ अजाबाद जोन, गुलबर्ग जोन और लियाकताबाद जोन का दौरा करके अहम शाहराहों, इलाकों और कचरा कुंडियों की सफाई सुथराई का मुआयना करते हुए MD सॉलिड वेस्ट सैयद इम्तियाज अली शाह का कहना था कि जिला वस्ती में खुसूसी सफाई मुहिम के दौरान गंदी गलियों से कचरा उठाया जा रहा है और अभी तक 240 गलियां क्लियर कर दी गई हैं। गंदी गलियों की सफाई शहरियों का बहुत देरीना मसला था जिसे तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि घर घर से कचरा उठाने के लिए तमाम रिसोर्सेज जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिए जाएं ताकि शहरियों को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जा सके। इस सिलसिले में आवाम से भी अपील है कि वो बहैसियत जिम्मेदार शहरी ताउन करते हुए कचरा थैलियों में बंद करके मुकर्ररा जगह पर रखें या कचरा दान में डालें। कचरा खुली जगह या नालों में फेंकने से गुरेज करें। इस मौके पर उनके हमरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक निजामानी, डिप्टी डायरेक्टर आदिल हाशमी, निजी कंपनी के ओहदेदारान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर DMCs रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है जिसके लिए जिस्मानी फिटनेस जरूरी है। जिस्मानी फिटनेस का ख्याल रखना हर एक के लिए बेहद जरूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस हवाले से स्पोर्ट्स सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो जरूर किया जाए। सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर MND मुबीन शेख और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B&R सैयद जमाल के हमरा DMC ईस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नर्स कारसाज में फ्लड लाइट्स की तनसीब और दीगर सहूलियात का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला शर्की रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल और स्केटिंग के लिए जगह मुख्तस की जाएगी। स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के फरोग के लिए हर मुमकिन किरदार अदा कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि DMCs स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के लिए बेहतरीन जगह है। फ्लड लाइट्स की तनसीब के बाद ये मजीद बेहतर हो गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल और स्केटिंग के लिए जगह मुख्तस की जाए जबकि तामीराती लिहाज से जो काम है उन्हें भी सरअंजाम दिया जाए। स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के जरिए सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में जहां तक मुमकिन हो रहा है अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर मुबीन शेख ने उन्हें ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मज़कूरा ग्राउंड फ्लड लाइट से रोशन कर दिया गया है जिसके बाद ग्राउंड आला मयार के ग्राउंड का मंजर पेश कर रहा है। मजीद बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम बरोए कार लाए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर संजूक्यू कहते हैं कि हम सब सरकारी वसाइल के अमीन हैं। 100% अमल करने का अहद करें कि इसमें अपनी जिम्मेदारी अदा करने में किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं करेंगे। जिला कौंसिल के हदूद में वाक़ई यूनियन कौंसिलों में स्प्रे मशीन की तकसीम करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर संजूक्यू का कहना था कि यूनियन कौंसिल हमारे मातहत नहीं, उसके बावजूद हमने इनसे ताउन किया है ताकि अहले इलाकों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं हो। हुकूमत सिंध ने हशरातुल अर्ज़ के खात्मे के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स शुरू किए हैं जिन पर उनके मातहत हर इदारा अपने हिस्से का काम अंजाम दे रहा है। मजीद कहना था कि इस सिलसिले में जिला कौंसिल को ये जिम्मेदारी सपुर्द की गई थी कि स्प्रे मशीन की खरीदारी करके अपनी हदूद की हर यूनियन कौंसिल में तकसीम करे। मजीद कहा कि हमने अपना काम बाखूबी दयानत के साथ अदा कर दिया है। अब ये यूनियन कौंसिल का फर्ज है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वसाइल की कमी से मुश्किलात जरूर आती हैं मगर काम की लगन अगर सच्ची हो तो कामरानी का रास्ता जरूर मिलता है। डेंगू के हवाले से बहुत जल्द स्प्रे मुहिम शुरू की जा रही है जिसमें तमाम यूनियन कौंसिल की शराकत दारी से मजीद तकवियत के साथ उमूर सरअंजाम पाएंगे। इस मौके
موقع پر چیف آفیسر ایاز حمیداللہ بلوچ، ڈائریکٹر ایڈمن شریف شیخ، افسر اعلیٰ مالیات افتخار ڈائیو، ڈائریکٹر سینیٹیشن مشتاق مٹو، ڈائریکٹر فیمیگیشن شفیع بلوچ، سینئر مالیاتی افسر محسن جاکرانی، یونین کونسل کے سیکرٹریز غلام رسول بلوچ، آصف مرزا، فہیم جوکیو، جلیل میمن، امتیاز علی اور دیگر بھی موجود تھے۔ نیو کراچی صنعتی اور تجارتی ایریا کے ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طہا سلیم کو ایسوسی ایشن کے دفتر میں اپنے مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے خصوصی طور پر ملاقات کی۔ وفد نے صنعتی ایریا کے مسائل سے ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کو تفصیلی آگاہ کیا۔ نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے دورے کے موقع پر تاجروں سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سینٹرل طہا سلیم کا کہنا تھا کہ ضلع وسطی میں انفراسٹرکچر کی بحالی اور تجاوزات کا خاتمہ انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاجروں کو الیکٹرانک ٹیکس کے نظام رجسٹر کر کے ٹیکس کلیکشن کو صاف شفاف بنانا چاہتے ہیں۔ بارش کے بعد تو ہم نے ایک میگا پیچ ورک روڈ پیچ ورک کے کام شروع کر دیے تھے ڈی ایم سی کی طرف سے، باقی کے ایم سی کے ڈی اے یہ سارے بھی لگے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ایک پروجیکٹ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی میگا پروجیکٹ میں نمک بینک پہ کام ہو رہا ہے، یوبی اسپورٹ کمپلیکس پہ بات ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، شارع نورجہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ باقی جو اسکیمز اس بار آئی تھی بجٹ کے اندر 10-12 ارب روپے کی، وہ آن دا پروسیس آف کمپلیشن ہے انشاءاللہ۔ میٹنگ میں این کاٹی کے صدر فیصل معیز نے این کاٹی میں واقع مختلف سیکٹرز کی زبوں حالی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طہا سلیم نے مسائل کو حل کرنے میں بہت سنجیدہ کوششیں کی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کو آج ہم نے بلایا تھا، ہمارے مسائل تھے انکروچمنٹ کے حوالے سے، ہمارے کچھ مسائل تھے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، اور ڈی سی صاحب بہت دنوں سے لائزن میں ہیں ہمارے، اور ہی وانٹس ٹو ورک فار دس ڈسٹرکٹ سینٹرل، جس طرح یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آج انہوں نے ہمیں بالکل یہ چیز بتائی ہے کہ ویل میک اٹ شور کہ ہم ایک کمیٹی فارم کر رہے ہیں انڈسٹریلسٹ کے ساتھ اور ان کے اے سیز کے ساتھ، ہمارے جو انکروچمنٹ کے مسائل ہیں اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بیسیکلی نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا جو ہے یہ سب سے بڑی ایس ایم ای ہے کراچی کی۔ اس موقع پر ٹاؤن ایسوسی ایشن کے تاجروں نے ڈپٹی کمشنر کو گیس اور بجلی کی فراہمی میں تعطل اور علاقے میں تجاوزات کے مسائل سے آگاہ کیا۔ کیمرامین منصور بنارسی کے ساتھ بلال احسن، میٹرو ون نیوز کراچی۔ شہر کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا اہم اقدام۔ 17 گریڈ کے افسران کو بھی مقدمات درج کرانے کا اب اختیار مل گیا ہے۔ گریڈ 17 کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف مقدمہ درج کرا سکے گا، جبکہ اس سے قبل سے 18 گریڈ کے افسر کو مقدمے کے اندراج کا اختیار تھا۔ ڈی جی ایس بی سی سلیم رضا کھوڑوں نے نیا پروانہ جاری کر دیا، جس کے مطابق کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے 17 گریڈ کے افسران کو بھی مقدمات درج کرانے کا اب اختیار مل چکا ہے، جبکہ گریڈ 17 کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف مقدمہ درج کرا سکے گا، جبکہ اس سے قبل سے 18 گریڈ کے افسر کو مقدمہ درج کرانے کا اختیار تھا۔ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سلیم رضا کھوڑوں نے اس حوالے سے نیا پروانہ جاری کر دیا۔ شہر کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے ایس بی سی کا اہم قدم۔ 17 گریڈ کے افسران بھی اب مقدمات درج کرا سکتے ہیں۔ 17 گریڈ کے افسران کو بھی مقدمہ درج کرانے کا اب اختیار مل چکا ہے۔ گریڈ 17 کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف مقدمہ درج کرا سکے گا، جبکہ اس سے قبل صرف 18 گریڈ کے افسر کو مقدمہ درج کرانے کا اختیار تھا۔ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سلیم رضا کھوڑوں نے نیا پروانہ جاری اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے اور شہر کراچی کو نیٹ اینڈ کلین بنانے کا مشن جاری ہے، جبکہ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ نے ضلع وسطی میں بھرپور کارروائیاں کی ہیں۔ لیاقت آباد بندانی کالونی باٹوا نگر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جبکہ سڑکوں اور اندرونی گلیوں میں قائم تجاوزات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ شاہراہوں پر قائم غیر قانونی تعمیرات مسمار، جبکہ اسٹالز، کیبن، ٹھیلے، پتھارے بھی ضبط کر لیے گئے۔ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کی ضلع وسطی میں بھرپور کارروائیاں۔
लियाकताबाद बंदानी कॉलोनी बाटवा नगर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, जबकि ऑपरेशन में सड़कों और अंदरूनी गलियों में कायम तजावुजात का खात्मा किया गया। शाहराहों पर कायम गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी, स्टॉल्स और केबिन भी जब्त कर लिए गए। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी बताएगा KMC एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से कौन कौन से अजला में आज ऑपरेशन किया गया है। जी बिल्कुल, देखें ये एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से रोजाना के बुनियाद पर ऑपरेशन मुख्तलिफ अजला में किए जाते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये ऑपरेशन किया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लियाकताबाद का इलाका है, बंदानी कॉलोनी, इसके अतराफ में मुख्तलिफ शाहरा हैं, वहाँ पर फुटपाथ और रोड पर रखे पतारे, केबिन, दीगर अशिया जो है जब्त कर ली गई थी। ये अवामी शिकायत पर ऑपरेशन किया गया था। इसमें एंटी इंक्रोचमेंट का अमला, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और इलाका पुलिस भी मौजूद थी। ये ऑपरेशन जो रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मसूद अवाब की हिदायत पर और सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत की ज़ेर निगरानी होते हैं। एक तो ऑपरेशन हो रहा है तजावुज़ात के खिलाफ, दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मसूद अवाब की जानिब से इस बात पर भी जोर दिया गया है कि शॉपिंग बैग्स का जो इस्तेमाल है जिस पर पाबंदी आयद की गई थी, इसके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएँ। तो नाज़िमाबाद के इलाके में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इसके खिलाफ भी मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मार्केटों में कार्रवाइयाँ की गई हैं और मुख्तलिफ दुकानों से जो है शॉपिंग बैग, प्लास्टिक की थैली वगैरह जो है जब्त करके जो जमा करा दी गई हैं। तो ये रोजाना की बुनियाद पे एक तरफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, दूसरी जानिब जो शॉपिंग बैग पर जो पाबंदी है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी हफीज अंसारी, आर्जी तौर पर तो तजावुज़ात का खात्मा कर दिया जाता है, लेकिन देखने में यह आता है कि 4 से 5 दिनों में ही तजावुज़ात एज इट इज कायम कर दी जाती हैं। तो तजावुज़ात को मुस्तकिल तौर पर कैसे खत्म किया जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, देखें ऐसी शिकायत जरूर अपना मिलती है कि जहाँ ये ऑपरेशन किया जाता है तजावुज़ात हटा दी जाती हैं, लेकिन जो है बहुत सारे लोग होते हैं, सियासी बुनियाद पर होते हैं, मुख्तलिफ जैसे इलाके के थाने होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, तो उनकी जो मिली भगत से जो है ये तजावुज़ात दोबारा जो है कायम कर दी जाती हैं। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सदर से अगर आप जायजा लें तो माजी की निस्बत जो है सदर में एम्प्रेस मार्केट के सामने जो काफी हद तक जो है क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन होने की वजह से साफ वो रोड नजर आता है। इसी रोड को हमने माजी में देखा कि वहाँ पर न सिर्फ दुकानों के सामने फुटपाथ पर बल्कि इससे आगे भी पतारे हुआ करते थे। तो अगर ये रोजाना ऑपरेशन किए जाते तो मुकम्मल 100% तो इसके नताइज बरामद नहीं होंगे, लेकिन यह है कि 20 से 25% जरूर शहर कराची के अंदर ऐसा खौफ का माहौल नजर आता है कि ऑपरेशन से लोग जो है खौफजदा के अंदर तजावुज़ात करने पर मजबूर होते हैं। जैसे कि नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस पर भी जो है तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था। अगर हम नाज़िमाबाद जाते हैं बोर्ड ऑफिस की तरफ तो बाएं जानिब हम देखते हैं कि ठेले ठेले खड़े होते हैं, पूरी मार्केट की सूरत इख्तियार कर ली गई है। तो वहाँ भी जो है ऑपरेशन किया गया, वहाँ रोकथाम की जा रही है कि वहाँ जो ठेले खड़े होते हैं इंतजामिया का कहना है कि उन्हें वहाँ से हटाया जाए। जी हफीज अंसारी में तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से। आपको बताते चलें कि सिंध हाई कोर्ट में कराची में चार्ज पार्किंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की गई है, जबकि KMC के वकला और दरख्वास्त गुजार जबकि ट्रैफिक पुलिस हुक्काम भी अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने चार्ज पार्किंग से मुतालिक कंटोनमेंट बोर्ड से फैसलों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं, जबकि समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में शहर कराची में चार्ज पार्किंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। KMC के वकला, दरख्वास्त गुजार और ट्रैफिक पुलिस हुक्काम भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने चार्ज पार्किंग से मुताल्लिक कंटोनमेंट बोर्ड से फैसलों की तफसीलात तलब कर ली, जबकि समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मौशी हब कहलाए जाने वाला शहर कराची इंतजामिया की आंखों से ओझल होकर खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। बड़ा बोट को गुलीमार चौरंगी से मिलाने वाली मरकजी सड़क भी बदतरीन टूट फूट का शिकार है, जबकि पानी की मरकजी लाइन लीक होने के बायस हजारों गैलन पानी सड़कों की जीनत बन गया है। मजीद तफसीलात बराह रास्त जान लेते हैं अहमद इसाक से। अहमद इसाक बताएगा, साफ पानी सड़क पर बह रहा है, इंतजामिया को होश क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल, कराची के बड़ा बोट को गोलीमार चुरंगी से मिलाने वाली सड़क यकीनी तौर पर बद इंतजामी उमूर का शिकार हो चुकी है।
جس کے باعث ہم دیکھتے ہیں یہاں پر نہ صرف گھیرے گڑھے اس سڑک کا مقدر بن کر رہ گئے ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں جو کہ پینے کا صاف پانی ہے وہ بھی سڑک پر مسلسل بہہ رہا ہے اور سڑک کی زینت بن کر رہ گیا ہے۔ ایک یہ المیہ ہے کہ کراچی والوں کے گھروں کے اندر پانی نہیں آ رہا، نلوں کے اندر صرف ہوا آ رہی ہے، پانی نہیں آتا، لیکن وہی ہزاروں گیلن پانی کراچی کی سڑکوں پر یوں ہی ضائع ہو رہا ہے جس کا جو ہے کوئی پرسان حال نہیں، کوئی دیکھنے والے نہیں۔ اس وقت کراچی جس مقام اور جس کونے سے رپورٹ کر رہا ہوں یہ مین بڑا بوٹ کی مرکزی سڑک ہے جو کہ بڑا بوٹ کو گولیمار چرنگی سے ملاتی ہے، اور پوری سڑک ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تباہی کا نہج پر ہے۔ میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں یہاں پر ترقیاتی کاموں کے نام پر 5 سے 6 ماہ قبل ہی اس روڈ پر روڈ کارپیٹنگ کی گئی تھی، اس کی استر و مرمت کو یقینی بنایا گیا تھا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل جو کہ پینے کی پانی کی لائن ہے اس کے بوسیدہ ہو جانے سے، ٹوٹ جانے سے، پانی کے بہ جانے سے ایک بار پھر سے جو کہ مرکزی سڑک ہے یہ تباہی کے نہج پر پہنچ چکی ہے۔ اس وقت رات کا پہر ہے، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک پر ٹریفک کا دباؤ اتنا زیادہ ہے چونکہ انڈسٹریل ایریا ساتھ میں ہی اس سے لنک کرتا ہے اور تمام لوگ اپنے دفاتر سے گھروں کی جانب رخ کر رہے ہیں۔ میں اپنے کیمرہ مین طارق اشفاق سے کہوں گا اگر آپ کیمرے کی آنکھ سے دکھا سکیں تو حکام بالا کے حوالے سے بخوبی آگاہ کیا جائے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ بلدیاتی الیکشن سر پر ہے اور یقینی طور پر کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم پاکستان ہو یا تحریک انصاف یا دیگر سیاسی جماعتیں جو کہ کراچی کا مینڈیٹ لینا چاہتی ہے، کراچی کو اپنا کہتی ہے، اس کی نام لیوا ہے، اگر وہ کراچی والوں کو بنیادی سہولیات ضروریات ان کی دہلیز تک نہیں پہنچائیں گے تو کس طریقے سے وہ انتخابات میں جو ہے ان کا دل جیت سکیں گے، کس طریقے سے لوگ ان کو ووٹ دیں گے۔ تو یقینی طور پر یہ لمحہ فکریہ بھی ہے جو کہ موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں شہر کراچی کی، چونکہ بلدیاتی انتخابات سر پر ہے۔ اب جب کچھ ڈیلیور کریں گے تو اس کے بعد ہی عوام سے ووٹ کی امید رکھنی چاہیے۔ حکام بالا کو سندھ سرکار کی بات کر لی جائے، بلدیہ عظمیٰ کراچی کی بات کر لی جائے یا پھر ضلع انتظامیہ یا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی، تمام نے کراچی کے اوپر سے ہم دیکھتے ہیں اس طریقے سے ترقیاتی کام نہیں ہو رہے جس طریقے سے کام ہونے چاہیے تھے۔ یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ نہ صرف یہاں پر روڈ کارپیٹنگ کی جائے بلکہ یہاں پر جو کہ بوسیدہ پینے کے پانی کی لائن ہے جو کہ انڈر گراؤنڈ ہے اس کی استر و مرمت کرنے کی بھی یقینی ضرورت ہے، لائنز کی تنصیبی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہی یہاں کے گزرنے والوں کا، یہاں کے مسافروں کا اس سڑک سے، اس مشکل وقت سے، اس مسئلے سے چھٹکارا ان کو مل سکے گا۔ اسی میں ایک یہی مقام نہیں بلکہ اگر اسے لنک کرتی تمام انڈسٹریل ایریا کی بات کر لی جائے، سائڈ ایریا جانے والی مرکزی سڑک کی، تو وہاں پر بھی ترقیاتی کام چل رہا ہے لیکن ترقیاتی کام وہاں پر خاصا سسروی کا شکار ہے۔ اسی طریقے سے اگر آگے بات کر لی جائے بڑا بوٹ کی یا اسی طریقے سے بات کر لی جائے ڈاکخانے جانے والی مرکزی سڑک کی تو یقینی طور پر وہ تمام شاہراہیں بھی بدترین ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے۔ ضرورتی سمر کے جس طریقے سے ایڈمنسٹریٹر کراچی صاحب بیرسٹر مرتضیٰ وہاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو کہ پارک ہیں ان کی تزئین و آرائش، ان کی زب و حالی کو درست کر رہے ہیں، اسی طریقے سے کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے، کوئی ایسا نظام لایا جائے جس کے بعد پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہی کیوں نہ ہو کراچی کی سڑکوں کی استر و مرمت کو یقینی بنا دیا جائے، جو لائنز بوسیدہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے ان کی تبدیلی کر دی جائے تاکہ کراچی والوں کو سفری سہولیات، بنیادی سہولیات ضروریات ان کی دہلیز تک پہنچ سکے۔ چونکہ آئندہ بلدیاتی انتخابات بھی ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری طور پر جو کہ متعلقہ سیاسی جماعتیں ہیں شہر کراچی میں کوئی بھی ہو خواہ وہ ان کو ڈیلیور کریں ان کی بنیادی سہولیات و ضروریات۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یقینی طور پر اس کے بعد ہی وہ کچھ ووٹ کی امید رکھیں گے کراچی کے واسیوں سے۔ البتہ اگر ترقیاتی کام نہیں ہوتے تو یقینی طور پر بہت مشکل ہے کہ کراچی کے واسی کسی بھی سیاسی جماعتوں کو آئندہ بلدیاتی انتخابات میں اتنی تعداد میں ووٹ دے جتنی امید سیاسی جماعتوں نے کراچی کے واسیوں سے باندھ رکھی ہے۔ یقینی طور پر ضرورت یہ ہے کہ روڈ کی کارپیٹنگ کو یقینی بنایا جائے، اسی کے ساتھ ساتھ نئے لائنز کی تنصیب کی جائے تاکہ یہاں سے گزرنے والوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ۔ کراچی کے علاقے دستگیر فیڈرل بی ایریا بلاک 9 میں طالبات کے اسکول کے ساتھ کھلے گٹر کی مین لائن موت کا کنواں ثابت ہونے لگی ہے۔ اسکول سے متصل کھلی مین لائن کے باعث گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، طالبات کا اسکول آنا جانا بھی دشوار ہو گیا۔ اسکول انتظامیہ نے شکوہ کیا کہ کئی بار متعلقہ حکام کو آگاہ کیا مگر کسی نے درخواست پر اپنے کان نہیں دھرے۔ مزید تفصیلات براہ راست جان لیتے ہیں ذوالفقار پیرزادہ سے۔ جی ذوالفقار پیرزادہ، بتائیے گا۔
جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں فیڈرل بی ایریا بلاک 9 دستگیر کے علاقے میں. میرا کب میں آپ میرے کیمرامین جنید اسلم آپ کو دکھائیں تو یہ گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول ہے. اس علاقے کا سب سے پرانا اور لڑکیوں کا اسکول ہے جس کے اندر ششم سے لے کر 9ویں کلاس تک کی جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ کو دکھائیں تو یہاں پر اس اسکول کے ساتھ ہی موت کا کنواں موجود ہے. ہمارے کیمرامین جنید اسلم آپ کو دکھائیں گے کہ گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول کے ساتھ یہ موت کا کنواں کیا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی گٹر لائن ہے جو کہ عرصہ دراز سے کھلی ہوئی ہے. یہاں پر کچرے کا انبار ہے اور نیچے دلدل ہے. بچیاں جو صبح یہاں پر اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں، جب چھٹی ہوتے وقت ان کو جو ہے وہ بڑا دیکھ بھال کے یہاں سے گزرنا پڑتا ہے کہ ذرا سا بھی پیر سلپ ہونے کی صورت میں معصوم بچیوں کا پیر جو ہے وہ اس دلدل میں جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ اس کچرے کے اندر گٹر میں ڈوب جاتی ہیں. علاقے کے لوگوں کا کہنا یہ کہ کئی مرتبہ متعلقہ آفس گلبرگ کے ٹاؤن آفس میں گئے، یو سی آفس میں گئے، ڈی سی آفس میں گئے، ایجوکیشن کے متعلقہ افسران کے ذریعے کئی مرتبہ متعلقہ حکام کو آگاہ کیا گیا کہ اس اسکول کے ساتھ جو موت کے کنواں کھلا ہوا ہے، یہ گٹر کی پوری سیوریج کی لائن ہے، طویل لائن ہے جو کہ مکمل کھلی ہوئی ہے. اس کے اوپر کچرے کا ڈھیر ہونے کی وجہ سے اب یہ دلدل بن چکا ہے. آئے دن یہاں پر بچوں کے گرنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں کیونکہ یہ معصوم بچوں کا اسکول ہے. یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں. چھٹی کے بعد جب وہ بچوں کو یہاں سے بڑا ازدحام نکلتا ہے، بڑی تعداد میں بچیاں نکلتی ہیں تو ان کا ذرا سا بھی پیر سلپ ہوتا ہے تو وہ اس کچرے کے ڈھیر میں گرتی ہیں، جس کی وجہ سے حادثات آئے دن کا معمول بن چکے ہیں. مگر انتظامیہ کو، متعلقہ یو سی کو، کے ایم سی کو، ڈی سی آفس کو، ڈی ایم سیز کو کئی مرتبہ علاقے کے لوگوں کی جانب سے شکایتیں کی گئی، کہا گیا، مگر اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. بس سے بدتر ہے، اس روڈ کے اوپر گزرنے والے لوگوں کو، اس اسکول سے نکلنے والے بچوں کو انتہائی احتیاط کا مظاہرہ اپنے طور پر کرنا پڑتا ہے، مگر متعلقہ انتظامیہ نے جو ہے وہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. جی ٹھیک ہے ذوالفقار پیرزادہ، آپ کا بے حد شکریہ. اور اب رخ کریں گے کراچی کے ضلع وسطی کا. آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ضلع وسطی کے انتظامیہ کی نااہلی نے ضلع وسطی کے پارکوں کو اجاڑ کر رکھ دیا. فیڈرل بی ایریا بلاک 15 کا فیملی پارک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، جبکہ پارک میں قبضہ مافیا نے بھی اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں. ضلع وسطی میں انتظامیہ کی نااہلی نے پارکوں کو اجاڑ کر رکھ دیا. فیڈرل بی ایریا بلاک 15 کا فیملی پارک کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا. پارک میں قبضہ مافیا نے بھی اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں. شہر کراچی کے باسیوں کو مزید سفری سہولیات میسر آئیں، جس کے لیے سخی حسن چورنگی تا نیا ناظم آباد تک نئے فلائی اوور کی تعمیر کا کام جاری ہے، جبکہ شہریوں نے سندھ حکومت کے ترقیاتی کاموں کو سراہتے ہوئے اس اقدام کو خوش آئند قرار دے دیا. سندھ سرکار کا عزم بنیادی سہولیات و ضروریات عوامی دہلیز تک پہنچانا. سندھ سرکار کی جانب سے ایک بار پھر شہر بھر میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیے گئے. کراچی کے دیگر مقامات کی طرح سخی حسن چورنگی تا نیا ناظم آباد تک نئے فلائی اوور کی تعمیر جاری ہے، جس نے شہریوں کا دل جیت رکھا ہے. عوام کا کہنا ہے یہ سخی حسن سے شروع ہو رہا ہے اور فلائی اوور یہ نیا ناظم آباد کی طرف جا رہا ہے اور یہ بہت سندھ حکومت کی طرف سے اچھا اقدام ہے. اس میں یہ ہے کہ سفر میں مشکلات بھی درپیش نہیں ہوں گی اور ہم مثلا جو آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ میں جانے سے نیچے سے لگتا ہے، فلائی اوور سے ہمیں 10 یا 15 منٹ تقریباً آدھے یا پونے گھنٹے کی مسافت ہمیں اللہ پاک وہ کیا نام ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہمارے کو یہ فلائی اوور جو بن رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے کو فائدہ ہوگا. کراچی کی صورتحال تو سب کے سامنے ہی ہے، ہر جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور جہاں سے نکلو مطلب ڈیزرٹ ہے، ہر جگہ ریت ہی ریت ہے، دھواں ہی دھواں ہے. آپ کو ہی پتہ ہے ہم لوگ جو سفر ہمارا آدھے گھنٹے کا ہے وہ 1.5 گھنٹہ آپ میرے حال دیکھ رہے ہوں گے. میں سفر کر کے آیا ہوں ابھی اپنی جاب سے، تو آپ کے سامنے یہ سارے معاملات کراچی کا جو حال ہوا ہے. اپنے مدد آپ ہیں اور اگر دیکھا جائے تو میرے حساب سے تو تقریباً آئندہ 5 سال میں بنگال بن جائے گا. جیسے اب یہاں سے آپ سخی حسن چورنگی جاؤ گے نا بنگال کے اندر تو آپ کو تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ جاتے ہیں. تو اسی طرح وہ کوئی من مانی نہیں ہے، جہاں ٹریفک والے کھڑے ہوئے وہاں پہ لوگ رون ہوئے آ رہے ہیں، جہاں مرضی ہے جہاں گھسے. ترقیاتی کاموں کے باعث اطراف کی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی بھی خاصا متاثر ہے اور شہریوں کا منٹوں میں طے ہونے والا سفر کئی گھنٹوں کی مسافت پر آ پہنچا ہے، جس سے شہری وقتی طور پر ذہنی کرب میں مبتلا ہے. کیمرہ مین طارق اشفاق کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی.